मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं और बिल्कुल जो चुनाव के प्रचार है तो अब कुछ थमने में कुछ ही दिन बचे हैं। मध्य प्रदेश के ही सांसद, देश के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल साहब इस वक्त मेरे साथ हैं और मध्य प्रदेश के इन चुनावों में स्टार प्रचारक भी हैं। पटेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे प्रमुख बात है, मध्य प्रदेश के इलेक्शंस में आप कैंपेन कर रहे हैं, अभी किस तरह से देखते हैं? कई जगहों पर आप जा रहे हैं। मुझे लगता है कि तो पहले मध्य प्रदेश के चुनाव की वस्तु स्थिति समझनी पड़ेगी। संबित के बाद में पहला मौका है जब हंग असेंबली मध्य प्रदेश की राजनीति में या राज्य की राजनीति में आई है जी। और उसके बाद में ये बात बड़ी साफ है कि वो सरकारें हमेशा अस्थिर रही हैं और स्वाभाविक है कि जो विकास की धारा गति बननी चाहिए वो नहीं बन पाई है। ये एक नया परिवर्तन है। हंग असेंबली के बाद में कांग्रेस ने सरकार बनाई और एक बड़ा ग्रुप टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आया। लेकिन इसमें लोकतंत्र के लिए एक बात बहुत अच्छी है कि हमेशा से लोग दल बदल करते थे जी, लेकिन अपने विधायक ही नहीं छोड़ते थे। ये पहला मौका है जब लोगों ने दल बदल किया और उसके बाद में भरोसा करके जनता पर वो जनता की अदालत में गए हैं। तो ये चुनाव प्रदेश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं ये मानता हूँ कि स्थायित्व की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिलेगा, प्रचंड जनादेश मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। चूंकि कांग्रेस ने एक मुद्दा इसको लेकर बना रखा है कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार गिरी है, कमलनाथ की सरकार गिरी है, इस पे लगातार वो एक ऐसा आरोप लगाते हैं कि लोगों को प्रलोभन दिया गया है, टिकाऊ बिकाऊ इस तरह की बातें करते हैं। चूंकि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पहले ऐसा होता था कि लोग बागी तो होते थे लेकिन विधायकी से या मंत्री से इस्तीफा नहीं देते थे। पहली बार उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन ये तो कानूनन मजबूरी भी थी ना, जो अटल जी ने कानून बनाया था। नहीं, उसके लिए आप 6 महीने तक कोई मजबूरी आपकी नहीं थी, आप उसको ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि आगे समय में आपको ये भी तय करना पड़ेगा, अगर जो भी लोकतंत्र में जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसका एक रास्ता है। मैं कांग्रेस के आरोप को तो खैर सिरे से इसलिए खारिज करता हूँ कि दो विश्वासघाती जब कहते हैं तो विश्वासघात तो उनने किया, विश्वासघात किया उनने मध्य प्रदेश के किसान के साथ, कर्जमाफी करेंगे। फिर आपने बोनस जो शिवराज जी की सरकार दे रही थी आपने उसको नहीं होने दिया, आपने किसान के साथ विश्वासघात किया, फिर आपने नौजवान के साथ किया। आपने कहा कि हम 4000 रुपया उसको स्टाइफंड देंगे नौजवान को, वो आपने नहीं दिया। फिर आपने कहा कि गरीब तो 2.5 लाख आपने उसके आवास वापस कर दिए। फिर आप गांव की बात करते हैं, मंडी की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि विश्वासघात तो आपने किया। फिर जो सबसे बड़ी बात है वो मजदूर की बात है कि आपने संबल योजना बंद की। संबल योजना, मैंने मजदूरों के बीच में देश भर में काम किया है, तो विश्वासघात तो कमलनाथ जी और उनकी सरकार ने किया, तो उनको विश्वासघाती लगते होंगे उनसे जो दूर गए हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में वो गए हैं वहां पर जनता के साथ विश्वासघात इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो जनता की अदालत में गए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए सबसे सही रास्ता है। और जो वो बात कहते हैं, जो कांग्रेस के लोग इन बातों को कहते हैं, इसलिए मैं सिरे से खारिज करता हूँ। अगर हिम्मत है तो फिर दल बदल कानून में संशोधन के लिए तैयार रहिए कि भाई लोग दल बदल करें तो 6 महीने पहले सूचना दें, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हो या बाकी लोग। तो चलो हम तैयार हैं कांग्रेस के लोग, तो फिर ये आरोप प्रत्यारोप बंद हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में स्टार प्रचारकों की सूची काफी लंबी है, आप भी महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि आप छात्र राजनीति से लेकर काफी सक्रिय रहे। कांग्रेस में कमलनाथ पर ही केंद्रित है और स्थानीय जो नेता हैं, तो कांग्रेस के लिहाज से क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कमलनाथ जी को कभी नेता नहीं मानता। चुनाव जीतने का ये मतलब नहीं होता है, ठीक है, अब ये उनका कोई प्रारब्ध रहा होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। मैं उनसे लगातार उनका बड़ा सीधा प्रतिद्वंदी रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी भाषाई शालीनता कभी नहीं रही है और उनका जो निजी जीवन है उस पर उंगलियां उठती नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं उठती रही है। तो मुझे लगता है कि जो भाषाई मर्यादा उनने तोड़ी है इतने बड़े पद पर बैठने के बाद, तो मैंने कहा था कि ये परिवारस का दोष है, या आवेग में, आवेश में और आवेग में बोल जाए कोई तो चलो मैं उसको गलती मानता हूँ। लेकिन एक जिम्मेदार आदमी मंच पर खड़े होकर सार्वजनिक जीवन में कहे, निजी तौर पर आप क्या करते हैं इसको राजनीति में नहीं घसीटा जाता, लेकिन जब आप सार्वजनिक मंच पर कोई बात बोलते हैं तो वो डिबेट होगी और उससे साबित होगा कि आपका लेवल क्या है। तो मुझे कांग्रेस के नेतृत्व में जो दिवालियापन आया है, जो उनकी समस्या है, लेकिन प्रतिपक्ष की दृष्टि से अगर शालीन प्रतिवाद होता है तो मुझे लगता है उसमें राज्य का भला होता है।
आपने कमलनाथ जी के सामने, मुझे ध्यान है कि लोकसभा चुनाव लड़ा था और काफी रोचक इलेक्शन हुआ था, तो काफी करीब से डिफेंड भी किया होगा, तो उनकी जो कार्यशैली है इलेक्शन को लेकर, उन्होंने कहा कि हम 28 की 28 सीटें जीत रहे हैं। जिस आदमी को अपने पैरों के नीचे जमीन का अंदाजा नहीं है, उसके अनुमानों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जब वो कह रहे थे तो उसी रात एक विधायक उनका चला गया था, तो फिर दूसरे दिन वो कहते हैं कि भाजपा के 12 विधायक हमारे संपर्क में है। अभी जो स्थिति, मन स्थिति कमलनाथ जी की है, वो एक बोराए हुए व्यक्ति की है, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से मैं तो कम से कम नहीं लेता। जो विधायक गए हैं उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि राहुल लोधी आपके करीबी हैं, प्रद्युम्न लोधी आपके करीबी हैं, और एक और आने वाले हैं प्रहलाद जी, और उमा जी का बहुत बड़ा रोल है उनमें। नहीं, आप दोनों से पूछ सकते हैं। मैं दल बदल के बारे में या इस पार्टी में आने के बारे में मेरी दोनों लोगों से कोई बातचीत नहीं है, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। पर हमारे नेतृत्व का फैसला है, कार्यकर्ता के नाते हमको हमेशा स्वीकार है। संघर्ष की राजनीति से आप लगातार जुड़े रहे, चाहे उमा जी के साथ जाने का हो, दिग्विजय सिंह के सामने आप हमेशा खड़े रहे। एक घटनाक्रम मुझे याद आता है कि काफी विवादित स्थिति बनी थी। दिग्विजय सिंह अभी जिस तरह से एक्टिव है, चूंकि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और बाकी जब नेता की बात की जाए तो कांग्रेस में अभी दिखाई नहीं देता जो डिफेंड कर रहे हो भाजपा को। मुझे लगता है कि पुराने खत पढ़ने का मजा, हमारे एक मित्र थे, वो उनका निधन हो गया, उन्होंने चिट्ठी लिखी मुझे, उसमें एक वाक्य लिखा था, पुराने खत पढ़ने का मजा यह है कि जवाब नहीं देने पड़ते। दिग्विजय सिंह जी का काल समाप्त हो गया, कमलनाथ जी कालग्राही हो गए हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। मुझे लगता है कि कांग्रेस का कोई नया नेतृत्व आएगा और एक बेहतर प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करेगा, तो ये शायद राज्य के हित में होगा। हम उन लोगों में से नहीं है कि कोई पूरी तरह से समूल नष्ट करने के आदि हो। लोकतंत्र में ये चीजें चलनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी होनी चाहिए, भाषाई संयम होना चाहिए। इस उपचुनाव में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जो संयम खोया है, सर राज्य के लोकतंत्र में बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में राजनीति शालीनता के साथ चलती रही है, संवाद उसमें रहा है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों हमने देखा ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी चुनौती भरा इसलिए रहा है चूंकि वहां से सिंधिया जी के समर्थक बहुत सारे विधायक कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए। उस क्षेत्र का एक जो कहीं ना कहीं नेचर है, कॉस्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, उस क्षेत्र में मैं देखता हूं लगातार जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से आप किस तरह से देखते हैं, और बहुजन समाजवादी बीएसपी का कितना बड़ा रोल प्ले करे उस क्षेत्र में? जब भी राजनीति में आप किसी बड़े लक्ष्य को सामने नहीं रखेंगे तो जातिवाद और ये जो क्षेत्रवाद या व्यक्तिवाद हमेशा हावी रहेगा, ये बात आप तय मानकर चलिए। मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें राज्य में रही हों या केंद्र में रही हों, एक सबसे अहम बात, और मैं उसमें अटल जी को कोट करता हूँ कि अगर आज प्रधानमंत्री सड़क योजना थी तो सारे देश में थी। कभी कोई राज्य भाजपा का ये नहीं कह सकता कि अटल जी के रहते मुझे ज्यादा पैसा मिल गया। फॉर्मेट पे ही बात चली, लेकिन आज देश का हर गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़ गया, ये अटल बिहारी वाजपेयी के देन है। मैंने पूछा कि आपके किसी प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो ऐसा काम कर गया हो जो भेदभाव मुक्त लेकिन सबके हितों के युक्त हो, ऐसा आप नाम बता दीजिए। मैंने कहा कि उन्हें उसी समय निर्माण मजदूरों के लिए कहा था कि अगर 100, और हमारी योजनाएं को पता से कहा था पैसा नहीं है, उन्होंने कहा कि अगर 100 रुपये पुल में खर्च होते हैं या 100 करोड़ होते हैं तो भाई उसका 1 रुपया उस मजदूर के लिए निकाल दो जिसने बनाया है, भवन बने सरकारी, और शहर शुरू हो गया, अटल जी के समय शुरू हुआ। अब उसका पीएफ का पैसा कटता था और ठेकेदार के पास जाता था। मोदी जी आए तो उन्हें यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया, अब आप मध्य प्रदेश में मजदूरी करिए, दिल्ली में करिए, राजस्थान में करिए, पीएफ का पैसा आपके खाते में जाएगा। मुझे लगता है कि गरीब आदमी के हक को कोई छीन ना पाए, काम वो करिए। अब मोदी जी ने कहा कि मेरे घर में नल से पानी आता है तो फिर गरीब आदमी के घर में क्यों नहीं जाना चाहिए? समय तय कर दिया, देश की आजादी के 75 वर्ष होंगे, ऐसा होगा, बिजली सबके घर में हो गई, सबके पास में, ये आपके पास में 10 कमरों का ये पक्की छत का मकान है तो उसके पास एक का क्यों नहीं होना चाहिए? फिर सबसे अहम बात है, जब उन्होंने आयुष्मान योजना शुरू की थी तब कोरोना नहीं था, उन्होंने कहा था कि गरीब आदमी को 5 लाख रुपए की राहत मिलेगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये उपलब्धियां नहीं है, ये नजरिया है राजनीति करने का कि हम उन तमाम लोगों को जो जरूरतमंद है उनको पहले दें, ताकतवर को मिले या ना मिले। दूसरा, सबके साथ समान व्यवहार हो, सत्ता या प्रशासन दखलंदाजी ना कर पाए किसी के हक छीनने में। और इसलिए मुझे लगता है कि चाहे वो खाते में पैसा जाने का काम हो और चाहे कंप्यूटर की लिस्ट हो,
अगर आपका सीएल नंबर 17 है तो 18 वाले को नहीं मिलेगा, 17 वाले को ही मिलेगा, मगर आप उसको आगे पीछे नहीं। तो यही होता था राजनीति में। तो ये जो पावर पॉलिटिक्स है ये खत्म हुई, ये सबसे बड़ा संकेत है भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस का। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर जो मुकाबले हैं, 29 एक तो बाद में उस पर चुनाव होगा। आपके नजरिए से आप कितनी सीटें भाजपा को देते हैं? मैं कभी भी ज्योतिषियों की तरह आकलन करने का विरोधी हूँ, पर ये मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। और मैं अपील भी करता हूँ मध्य प्रदेश की जनता से कि स्थिर सरकार के लिए जरूरी है कि उनको अपना आशीर्वाद और मत भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। कर्ज माफी को लेकर लगातार कमलनाथ की तरफ से यही कहा जाता है कि उन्होंने कर्ज माफी की, और 26 लाख किसानों की बात कमल पटेल ने कही, चूंकि उसको लेकर भी कई बयान हो चुके, कई डिबेट हो चुकी हैं। कर्ज माफी वो अपने सितारे मानते हैं, कमलनाथ सरकार अपने सितारे मानते हैं कि उसके शोल्डर पे वो सितारे लगे हुए हैं कर्ज माफी की किसानों की। मुझे लगता है कि मैंने कहा ना कि जब जमीन का ही अंदाजा ना हो कि हम खड़े कहाँ हैं, तो ऐसी बातें होती है। और मैं एक सलाह दूंगा कांग्रेस के लोगों को कि मजदूर और किसान की बातें पुस्तकों में पढ़ के नहीं जानी जाती, उसके लिए जमीनी सच्चाई जानना जरूरी होता है। शायद ये सबसे बड़ी कमजोरी है कमलनाथ और कांग्रेस के नेतृत्व में। मैं नहीं मानता कि उनको मजदूरों और किसानों के हितों की बहुत जमीनी जानकारी है, इसलिए शायद ये भ्रम पैदा होता है। मध्य प्रदेश में चूंकि आप नर्मदा पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, कई बार आपने माता नर्मदा की परिक्रमा भी की, नर्मदा, और नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी है। नर्मदा जी को लेकर लगातार कई बार बातें भी होती रही, दिग्विजय सिंह ने भी नर्मदा जी की परिक्रमा करी। वहां की जो समस्याएं हैं, चाहे नाला टेपिंग का मामला हो, प्रदूषण फैलने की बात हो, वृक्ष लगाने की बात हो, आप चूंकि अब केंद्र में हैं तो इसके लिए कम से कम आपके मन में तो कुछ एक होगा कि नर्मदा जी के लिए किया जाए। अमरकंटक जी से हमने उद्गम से एक कार्यक्रम दिया है, प्रसाद योजना में, और मैं मानता हूं कि उद्गम को गंदगी से मुक्त करना, वहां पर जो भी परिक्रमावासी जाए उसको एक आश्रय मिले, वहां पर कल्चरल एक केंद्र हो कि अगर कोई भी जो भी हमारे जनजातीय बंधु है उनकी एक्टिविटीज का एक केंद्र हो, एक कन्वेंशन सेंटर हो, क्योंकि वहाँ बाकी भी लोगों ने वहाँ पर अपने, मुझे लगता है कि वो 50 करोड़ से जगह की जो योजना होगी वो बहुत जल्दी वहाँ शुरू होगी। उसके बाद मैं मानता हूँ कि नर्मदा के किनारे आगे चलते चलते हमको उस क्रम को पूरा करना है, ये मन में है, तो मुझे लगता है माई कृपा करेगी और ये मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो सकेगा। प्रहलाद जी, एक और आपसे सवाल, चूंकि आपके विभाग से जुड़ा हुआ, पिछले दिनों आपके यहाँ से एक साथी ऐप बनाया गया था, चूंकि कोरोना काल में पर्यटन के लिहाज से बात करें तो देश का पर्यटन उद्योग लगभग बहुत ही नुकसान में रहा है, तो उसके लिए केंद्र सरकार की क्या योजना, विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, मुझे लगता है कि 2-3 बातें कोरोना के बीच में हुई हैं, सरकार का काम रुका नहीं। आप चाहे कोरोना में वेंटिलेटर की बात करिए, सरकार नहीं रुकी। इस चुनौती के बीच में भी कम संसाधनों को हमने बढ़ाने में कोई कमी बेसी नहीं की है। हमारे पास एक आंकड़ा आया कि 1400 होटल रजिस्टर्ड है कुल पर्यटन मंत्रालय के पास, और लोगों की डिमांड थी, हमको पता नहीं था। और जब हमने निधि ऐप शुरू किया कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन करिए कि आप होटलियर है, आप इसमें रजिस्टर करिए और सर्टिफिकेट निकालिए, आज वो संख्या 1400 से 30,000 हुई है 2 महीने के भीतर, और मैं मानता हूं कि ये संख्या 50,000 को पार करेगी। लेकिन अभी जब मैंने पर्यटन मंत्रियों से बातचीत की और फिर बाद में जो दूसरा जो आपने साथी की बात की, वो था कि एसओपी चाहे होम मिनिस्ट्री की हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय की हो, चाहे पर्यटन मंत्रालय की हो, यदि आप फॉलो करते हैं तो आप एक सर्टिफिकेट निकालिए कि मेरे होटल में आइए, आपका स्वागत है, हम सारी सुरक्षा की एसओपी को पालन करते हैं। ये पर्यटक का भरोसा भी बढ़ेगा और साख भी हमारी दुरुस्त होगी। लेकिन गोवा के पर्यटन मंत्री ने एक बड़ी गजब की बात कही। उसने कहा कि सर, हमारे यहाँ पर पर्यटकों की संख्या गिनने का कोई आधार नहीं है, खाली या तो टिकट है या वीजा या पासपोर्ट है, बाकी चीजें। उसने कहा कि गोवा के आंकड़े थे 90 लाख, और जैसे ही वहां रजिस्ट्रेशन हुआ निधि के तहत तो वो आंकड़ा 1,60,00,000 हो गया। मतलब ये मामूली अंतर नहीं है। दूसरा, मैं चंडीगढ़ का कहता हूँ, 110 होटल चंडीगढ़ में है, 108 निधि के तौर पर रजिस्टर हुई और 83 ने अपने आप को साथी के उसमें रजिस्टर कराया, क्योंकि एसओपी पालन करने के बाद ही आप साथी के ऐप में रजिस्टर कर सकते हैं। हमने पर्यटन मंत्रियों से ये निवेदन किया है कि साथी और निधि के बीच में रजिस्ट्रेशन में जो गैप है, अगर 30,000 रजिस्ट्रेशन निधि में है तो फिर 30,000 नहीं सही तो 25,000 साथी में होने चाहिए, ताकि कोई पर्यटक आए, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो,
होटल में जाए तो उसको लगे कि मैं सुरक्षित हूँ, और वास्तव में सुरक्षा की गारंटी हमको देनी चाहिए। बिल्कुल। पर्यटन के लिहाज से अगर बात करें तो बहुत सा जो नेचुरल प्रकृति की देन है पूरे देश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तो इस पर बहुत कुछ काम किया जा सकता है, और हो सकता है कि उसमें इतनी राशि भी ना लगे। आपने पिछले दिनों एक पब्लिक पार्टनरशिप को लेकर एक मोड तैयार करने की बात कही थी, उसको लेकर कुछ काम किया जा रहा है क्या? सरकार हमेशा से मानती है कि सबको सरकार नहीं कर सकती है। हमारा काम होगा कि 2 डेस्टिनेशन के बीच में सड़क नहीं है तो सड़क बनाएं। अगर कोई डेस्टिनेशन है, सड़क है, लेकिन वहां पर रुकने का प्रबंध नहीं है तो हम उसको करें। तो हमारी 2 ही स्कीम चलती है, एक प्रसाद और एक स्वदेश दर्शन। प्रसाद लगभग प्राचीन मंदिरों वाले स्थानों पर विश्व स्तरीय जन सुविधा देने के लिए है, और उसका बड़ा सफलतम प्रयोग हुआ है। और दूसरा है स्वदेश दर्शन। इसमें हम डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करने की बात करते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय कहीं कोई डेलीगेट्स आए तो उसको लगे कि नहीं मैं अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर आया हूँ। अभी तीसरा 19 जगह को हमने आइकनिक साइट घोषित किया है, उनको विश्व स्तरीय बनाना है। उसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वहां तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन बाकी चीजें वहां तो वैसे भी सरकार कर चुकी है। लेकिन कोणार्क का मंदिर है, या कुतुब मीनार है, या फिर ताजमहल है, खजुराहो उसमें है, तो हमने ये 19 स्थान देश भर में छाटे हैं कि कोई भी आएगा और वहां पर जाएगा तो उसको विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। और मुझे लगता है कि ये तीसरा चरण है। फिर बाद में जहां पर हवाई सेवाएं हमें कनेक्ट करनी चाहिए बुद्धिज्म के नाते, तो सांची से ही हमने एक काम शुरू किया था कि जहां पर 1 लाख विदेशी पर्यटक जिस स्थान पर आएगा, और अगर वो हिंदी और अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं है तो हम उसकी भाषा में साइनेज लगाएंगे। यहाँ हमने शैली भाषा में लगाया, वहाँ हमने चाइनीज भाषा में श्रावस्ती और सारनाथ और नालंदा में लगाया। अगर 1 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक आएगा और वो हिंदी और अंग्रेजी से कंफर्टेबल नहीं है तो हम उसकी भाषा में साइनेज लगाएंगे। यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से है ये। हाँ, स्वाभाविक है, वो कंफर्टेबल होना चाहिए। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी, धार्मिक नगरी उज्जैन, ओंकारेश्वर, चाहे महेश्वर, मंडलेश्वर, और भी कई नगरियां हैं जहां पर बहुत पर्यटक भी आते हैं और श्रद्धालु भी आते हैं। चूंकि दोनों विभागों से आपका रिश्ता है, संस्कृति से भी आपका रिश्ता है, और चूंकि आपका स्वभाव भी मैं बचपन से देखता रहा हूँ, लगभग इसी तरह का रहा है, तो इन क्षेत्रों के लिए खासकर ओंकारेश्वर का जो मार्ग है, चाहे भोपाल की तरफ से खंडवा होकर जाना हो या फिर और भी रास्ता हो मानधाता की नगरी में, तो वहाँ की जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं अभी डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है वहाँ पर। देखिए, कनेक्टिविटी का काम तो स्टेट गवर्नमेंट का होगा, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI ने हमसे रास्ते मांगे हैं। अगर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग होगा तो हम उसकी जिम्मेदारी ले लेंगे कि ये हमारे लिए कनेक्टिविटी के लिए संकट है। लेकिन ओमकारेश्वर में प्रसाद योजना का काम चल रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया के भीतर तो हमें काम करने का अधिकार है और हम उसके लिए कर भी रहे हैं। लेकिन कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम राज्य सरकार से उस बारे में बातचीत भी करते हैं। NHAI ने हमसे 100 रास्ते मांगे हैं देश में कि आप 100 रास्ते जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हमें दीजिए। हमने उनको 50 दिए हैं, और जरूरत पड़ेगी तो और आगे और उसमें बढ़ने की गुंजाइश है, इस पर हम आगे बढ़ेंगे। आपकी राजनीति में युवा मोर्चा से देखता रहा हूँ, चाहे धार की भोजशाला का मुद्दा हो, चाहे अभी हमने देखा यहाँ पे बीजे मंदिर है अभी विदिशा में, या फिर और भी कई देश के ऐसे पर्यटन स्थल माने या लोगों की भावना से जुड़े हुए, जैसा कि हमने देवास धार की भोजशाला का मुद्दा हो, और अभी यहाँ पर इस तरह के जो स्थान है, चूंकि आपका एक मिशन रहा होगा, आपका एक विजन रहा होगा कि कई सालों से इनको लेकर आंदोलन होते रहे, और इनका एक हल निकलने के लिए आपकी क्या योजना है, जैसा कि आपने अभी यहाँ पर एक म्यूजियम का उद्घाटन किया है? मुझे लगता है कि कल्चर मैपिंग एक बड़ा अभियान था जो मोदी जी की सरकार बनने के बाद बना, उस पर काम नहीं हो पाया था। हम देश भर के हर मॉन्यूमेंट को, अगर कोई गांव में तमूरा बजाता है, पीढ़ियों से बजा रहा है, हम उसको भी लिस्ट करना चाहते हैं। ये कल्चर मैपिंग एक बड़ा अभियान है। दूसरा है ASI के मॉन्यूमेंट। राज्य के अलग होते हैं, स्टेट आर्कोलॉजी के, और सेंट्रल के अलग होते हैं। हम दीपावली से एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं। अब हम देश भर के मॉन्यूमेंट को ASI की सूची में लाएंगे। जो राज्य अपने पास रखना चाहता है, हमें नहीं देना चाहता है, वो B उसमें रहेगा श्रेणी में। A पर वो होंगे जो जिस पर अमासरा एक लागू होगा कि 100 मीटर में आप कुछ नहीं बना पाएंगे या 25 मीटर में आप कुछ नहीं बना पाएंगे। लेकिन B सूची में राज्य के वो मॉन्यूमेंट होंगे जो हमको देना नहीं चाहते, लेकिन सेंट्रल की लिस्ट में होंगे। देश में 1000 साल 500 साल पुराने कितने स्थान हैं देश के भीतर, अभी वो पंजीकृत नहीं है। हम उस अभियान को दीपावली से शुरू कर रहे हैं। एक बार उनको चिन्हित होने दीजिए। कल्चर की दृष्टि से हमारी जो विभिन्न संस्कृतियां हैं लोकल में, उन गांवों पर बैठे हुए आर्टिस्ट को भी हमने कहा है कि आप अपना फोटो भेजिए,
हम अपने पोर्टल पर उसको लगाएंगे और उसकी संख्या बताएंगे कि हमारे पास में इतने आर्टिस्ट हैं। अब वो गांव में 3 पीढ़ी से तमूरा बजा रहा है, लेकिन उसका कोई पहचान ही नहीं है, उसको कोई कलाकार मानने के लिए तैयार नहीं है। रामलीलाओं में काम करने वाले तंत्र खत्म हो गए, उनको नहीं मानते हैं। 100 साल पुरानी संस्थाएं हैं, उनका पंजीयन नहीं है। उनको मैंने अभी कहा है कि आजादी के 75 वर्ष जब होंगे तो देश में 50 साल से पुरानी कोई भी संस्था नृत्य में, कला में, संगीत में अगर वो पंजीकृत नहीं है तो आपको उसको पंजीकरण देना होगा, चाहे वो निजी हो और चाहे वो समिति हो। ये बीजे जो म्यूजियम आपने उद्घाटन किया, इसका इतिहास क्या है? आपने बताया था कि मुगल काल में यहाँ पर मंदिर थे और तोड़ दिए गए थे। ये 11वीं सदी का बीजा मंडल का इतिहास है। यहाँ पर देवी की प्रतिमाएं रही हैं और बाद में यहाँ सूर्य के उपासना का भी उल्लेख इतिहास में मिलता है। लेकिन 1624 के आसपास या उसी शताब्दी में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा था। उसके बाद से लोग लगातार संघर्ष करते रहे, मूर्तियां वहां खंडित पड़ी थी। जब पिछले प्रवास में मैं आया था तो मैंने कहा था कि इसका म्यूजियम क्यों नहीं बन सकता। ESI के लोगों ने समय सीमा के भीतर 20-22 दिन में वो म्यूजियम को तैयार किया। आज मैंने उसका लोकार्पण किया है। उदयगिरी की गुफाओं में बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं जो चट्टानों पर बनी हैं, खुले में पड़ी थी, क्षरण हो रहा था। तो ज्योलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते मैंने कहा कि इस पर सेट बना दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। आज मैं जब गया तो सभी पर सेट बन गए हैं और मुझे लगता है कि वो क्षरण रुकेगा और उनकी आयु बढ़ेगी और लोगों को न देखने के लिए भी अच्छे। क्या इसको भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिहाज से देखते हैं आप? मुझे लगता है कि हमें गर्व होना चाहिए जी। हम कभी सिविलाइजेशन में हमसे आगे का सिविलाइजेशन नहीं है, हम उसको प्रमाणित नहीं कर पाए। लेकिन धौलावीरा ने साबित कर दिया ना कि स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन दुनिया में सबसे पहले हमारे यहाँ हुआ। नहीं तो मानते थे कि पश्चिम में हुआ। नर्मदा मानो जो होशंगाबाद में हथनौरा में खोपड़ी मिली है, जो GSI की म्यूजियम में कलकत्ता में, वो 75,000 साल पुरानी है। आप जबलपुर में कभी जाइए, जिसको फोकस नहीं किया गया, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जियोलॉजिकल प्रॉपर्टी जबलपुर में है। आप जबलपुर में किसी भी दिशा में जाइए 200 किलोमीटर, उसके भीतर आपको एक टाइगर प्रोजेक्ट या रिजर्व फॉरेस्ट मिल जाएगा। दुनिया में कभी डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट का ऐसा प्रमाण नहीं मिल सकता। हमने फोकस नहीं किया, हमने सिर्फ टाइगर को फोकस किया। हमने ये नहीं बताया कि साहब जबलपुर के पास में 6 रिजर्व फॉरेस्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट है। कोई दुनिया में मान नहीं सकता कैसे हो सकता है। तो अब इसको लेकर टाइगर से ऊपर भी जाएगा विभाग आपका? हाँ, मैं मानता हूँ कि यूनेस्को को मैंने 3 बातें कही है। एक तो कहा है कि हमारी 7 नगरियों को आप 1 यूनिट मानिए, जैसे जयपुर है या वाराणसी को उन्हें सबसे प्राचीन मान लिया, लेकिन जो हमारी 7 नगरियां हैं वो तभी की हैं, तो आप उसको 1 यूनिट मानकर यूनेस्को का वो सूची में डालिए। दूसरा, अभी यूनेस्को ने एक नियम बदल दिया है कि 2 साल में वो किसी भी देश का एक प्रस्ताव मानते हैं। मांडू का प्रस्ताव गया तो डोजियर हमारे प्रॉपर नहीं बनते हैं। अब हमने तय किया कि डोजियर बनाने के लिए अलग से प्लेटफॉर्म बनाएंगे। राज्य के साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, ये देश का सम्मान का सवाल है। नहीं तो अक्सर यही भिड़ंत होती थी कि कौन राज्य का होगा, और इसलिए मुझे लगता है कि यूनेस्को की लिस्ट में हमारी सूचियां बढ़ेंगी। और मैं ये मानता हूं कि भारत के पास ही दुनिया में धरोहर 2000 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी, किसी के पास ऐसी विरासत नहीं है जो हमारे पास में। इसलिए हमें इस बात के लिए लड़ना चाहिए। मध्य प्रदेश में आदिवासी कल्चर की अगर बात की जाए तो अपने आप में उसका एक अलग महत्व है। आदिवासी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है आदिवासियों का, उसको लेकर कोई तैयारी आपकी? मुझे लगता है कि हमारी कल्चर हेरिटेज में उससे प्राचीन कुछ और है नहीं, और उसमें जितनी भी प्रकार की वो संख्या हो सकती है सबके, उनकी वेशभूषा, उनका खान पान, उनका नृत्य, आप चले जाइए कहीं से लेकर मणिपुर से नॉर्थ ईस्ट तक, उनके पहनावे से पता चल जाता है कि किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। उनके गमछे से पता चल जाता है, महिलाओं के वस्त्र से पता चल जाता है। इतनी रिच परंपरा कहीं और मिल नहीं सकती है। मैं लोगों से कहता हूँ, मैंने अंग वस्त्र डालने की बात कही थी, ऐसे आए कि कभी कल्पना नहीं कर सकते। हम भोजन की बात करें तो दुनिया में इतनी विभिन्नता कहीं और नहीं मिल सकती। बिल्कुल। तो झाबुआ का जो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, वहाँ का जो भोजन है, बात की जाए बाटी और वहाँ की दाल बनाते हैं और दाल पानिया, तो उसको प्रमोट करने वाले हैं आप? हाँ, स्वाभाविक है। पानिया का तो बढ़िया दाल पानिया और वहाँ का कड़कनाथ। हाँ बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि जो भी आदिवासियों का खान पान है या उनकी कल्चर में आता है, उन सब बातों को भी हमने कहा है कि विभिन्नता के रूप में इनका प्रदर्शन होना चाहिए। एक बार अंतिम सवाल, कमलनाथ के लिए क्या संदेश है, कांग्रेस के लिए क्या संदेश है? मध्य प्रदेश में उन्होंने लगातार, फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, लगातार यही बात आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग बिकाऊ लोगों को लेकर आए हैं आपके यहाँ। मुझे लगता है कि वो बड़े व्यापारी हैं, उन्हें खरीद फरोख्त के अलावा कुछ और दिखता नहीं है।
कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस कालग्राही ना हो जाए। मैं मानता हूं कि प्रतिपक्ष रहना चाहिए और भगवान भला करे इस राज्य का, पर मैं ऐसा मानता हूं कि कमलनाथ जैसे लोगों को मैं कम से कम नेता नहीं मानता। हाँ ठीक है, वो जनप्रतिनिधि बने और उद्योगपति बने, उनको व्यापारी अच्छा मानता हूं, और इसलिए वो कांग्रेस को कालग्राही होने से बचाए, इसकी दुआ शायद कांग्रेस ही करेंगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल। तो हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय पर्यटन मंत्री, केंद्रीय संस्कृत मंत्री और मध्य प्रदेश के सांसद, हमने देखा कि किस तरह से प्रहलाद पटेल जी ने सीधे तौर पर पर्यटन के क्षेत्र को लेकर, पूरे देश को में पर्यटन को क्षेत्र को लेकर काम करने की बात कही, साथ ही मध्य प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही। वहीं कमलनाथ को लेकर व्यंग्य किया कि कमलनाथ अपनी कांग्रेस को बचाए, कांग्रेस अपने आप को बचाए और कालग्रही ना हो जाए कांग्रेस। मैं सुदेश तिवारी, सहारा समय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए।